It's time to play a game. जॉन का एमआरआई होता है जिसमें उसके ब्रेन कैंसर के बारे में दिखाया जाता है। बाद में वो एक कैंसर सपोर्ट मीटिंग अटेंड करता है जहां उसकी मुलाकात हेनरी से होती है, जो क्लेम करता है कि उसे टर्मिनल डायग्नोसिस मिली है, लेकिन वो उससे फाइट करने का प्लान कर रहा है। जॉन के डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं कि अब छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो ब्रेन कैंसर जॉन को है उसका कोई क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि जॉन के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं जीने के लिए। थोड़ी देर बाद जॉन एक विंडो से देखता है कि एक जैनिटर एक डाइंग पेशेंट के सामने से कुछ चुरा रहा है। इसी वक्त हमें वो ट्रैप दिखाया जाता है जो मूवी के प्रमोशन में काफी हाईलाइट किया गया था। इस ट्रैप में आदमी के दोनों आंखों के आसपास ट्यूब्स लगाए गए हैं। ट्रैप सिंपल है, उस आदमी को एक स्विच घुमाना पड़ेगा। ये उसके पाप का पेमेंट है क्योंकि उसने चोरी की थी, और अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है तो उसे टाइम पर ये सब कुछ करना होगा। अगर वो टाइम पर सक्सीड नहीं करता तो वो ट्यूब्स उसके आई बॉल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी। लेकिन ये ट्रैप असल में नहीं होता, बल्कि ये जॉन के दिमाग में चल रहा होता है। आदमी जब देखता है कि उसे पकड़ लिया गया है तो वो अपने एक्शंस पर पछताता है और जो चीज उसने चुराई थी उसे वापस रख देता है। टाइम गुजरता है और जॉन अब अपनी लास्ट विल एंड टेस्टामेंट लिखने वाला होता है। तभी उसकी मुलाकात दोबारा हेनरी से होती है, जो अब बिल्कुल हेल्दी लग रहा होता है। हेनरी क्लेम करता है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल कैंसर ट्रीटमेंट के थ्रू क्योर हो गया, जो एक नॉर्वेजियन डॉक्टर सिसिलिया पीटरसन ने किया था। जॉन इस बात को इन्वेस्टिगेट करता है और शाम को क्लिनिक के बारे में रिसर्च करता है। तब उसे डॉक्टर पीटरसन का एक वीडियो मिलता है जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में बताती है जो उसने इन्वेंट किया है। लेकिन जब जॉन डॉक्टर पीटरसन की वेबसाइट पर जाता है तो उसे एक वीडियो मिलती है जो शायद उसकी बेटी का होता है। वो बेटी समझाती है कि उन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अटैक की वजह से छुपाना पड़ा और अब वो क्लिनिक की जिम्मेदारी संभालेगी। क्लिनिक को अब मेक्सिको के एक सीक्रेट लोकेशन में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि वो लोग सेफ रहे। जॉन, जो डेस्परेट होता है, उससे तुरंत कांटेक्ट करता है ताकि वो ट्रीटमेंट के लिए साइन अप कर सके। अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद कुछ दिनों में जॉन को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जॉन मेक्सिको सिटी के लिए ट्रैवल करता है जहां एक टैक्सी ड्राइवर डिएगो उसे एक छोटी सी टूर पर ले जाता है। ये टूर बाद में जॉन के फ्यूचर ट्रैप्स के लिए इंस्पिरेशन बनता है। आखिरकार जॉन क्लिनिक पहुंचता है जहां उसका स्वागत गैब्रिएला करती है, जो डॉक्टर पीटरसन की एक रिश्तेदार और पुरानी पेशेंट है। गैब्रिएला को भी कैंसर था, लेकिन अब वो ठीक हो चुकी है। जब जॉन फाइनली डॉक्टर पीटरसन से मिलता है तो वो उसे क्लिनिक का टूर देती है और बताती है कि कैसे उन्हें सबसे छुपाना पड़ा। इस दौरान वो जॉन को कार्लोस केयरटेकर और उसके बेटे से भी मिलवाती है। क्लिनिक के फैसिलिटीज भी दिखाए जाते हैं जहां उसका ऑपरेशन होगा। वहाँ पे मटेओ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, वैलेंटीना एक नर्स और पार्कर एक पेशेंट जो थायराइड कैंसर के लिए ऑपरेट किया गया था भी मिलते हैं। सुबह डॉक्टर पीटरसन जॉन को समझाती है कि ऑपरेशन के दौरान वो थोड़ा सा होश में रहेगा। न्यूरोसर्जन रेमन कॉर्टेस ऑपरेशन को लीड करेगा। जब जॉन का ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसे दिखाया जाता है कि वो कैसे उसके दिमाग पर काम कर रहे हैं और फिर उसे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब जॉन उठता है तो डॉक्टर पीटरसन उसे बधाई देती है और कहती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जॉन को लगता है कि अब उसका कैंसर ठीक हो गया है और वो जिंदगी को एक नए तरीके से जीने लगता है। अपने शुक्रिया के तौर पर जॉन गैब्रिएला के लिए एक गिफ्ट खरीदता है ताकि उसका ध्यान रखने के लिए उसे थैंक यू बोल सके। लेकिन जब वो फैसिलिटी वापस जाता है गिफ्ट देने के लिए तो वो देखता है कि बिल्डिंग बर्बाद और खाली पड़ी हुई है। जॉन न्यूरो सर्जरी के बारे में कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स देखता है और वहीं उसे वो वीडियो मिलता है जो उसने अपने ऑपरेशन के दौरान देखा था। तभी उसे समझ आता है कि ये सब एक फ्रॉड था। जॉन अपने सर से बैंडेज निकालता है और पता लगता है कि उन्होंने उसके दिमाग पर कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर कॉर्टेस का असली रूप भी समझ में आता है कि वो असली में डिएगो था, जो टैक्सी ड्राइवर था। जॉन डिएगो को किडनैप करता है और उसे एक ट्रैप में डाल देता है। इस ट्रैप में डिएगो के उस ट्रैप की वजह से उन सब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो इस स्कैम में शामिल थे। इसी तरह जॉन डिटेक्टिव हॉफमैन को कॉल करके मदद मांगता है ताकि वो उन लोगों को लोकेट कर सके। बाद में वो वैलेंटीना को ढूंढते हैं जो असल में नर्स नहीं होती बल्कि पैसे के लिए काम करने वाली एक औरत होती है। उसे एक पिग मास्क पहने हुए शख्स ने ट्रैप में डाल दिया होता है। यही हालत मटेओ की भी होती है, जो असल में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक जानवरों का डॉक्टर होता है।
उस पर भी उस पिग मास्क वाले शख्स ने अटैक किया। गैब्रिएला जो एडिक्ट थी उसे भी बाथरूम में वही इंसान अटैक करता है जो बाकी विक्टिम्स पर भी हावी था। अब बस डॉक्टर बची थी जो अपने घर में अगली विक्टिम के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार बोलिविया में। लेकिन उसका भी वही अंजाम होता है जो बाकी लोगों का जो जॉन की मदद कर रहे थे उनके साथ हुआ। सबको पकड़ने में मदद करने वाली शख्सियत थी अमेंडा। जॉन सबको वापस वही जगह ले जाता है जहां उसका फेक ऑपरेशन किया गया था। वैलेंटीना पहले खेल में शामिल होती है जहां अमेंडा जो खुद भी पहले एक एडिक्ट थी, गैब्रिएला के लिए एम्पैथी महसूस करती है। वो जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि गैब्रिएला को फ्री कर दिया जाए, क्योंकि कई बार लोग अपनी जरूरतों के लिए अपने इरादों के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन जॉन इस बात को नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए सबके पास फ्री विल होती और वो ये डिसाइड कर सकती थी कि वो इस कैम्प में शामिल हो या ना। जब वो सब बात कर रहे होते हैं, अमेंडा के जैकेट से एक फोन की रिंग सुनाई देती है जिसे सब लोग सुनते हैं, लेकिन फोन तक पहुंचने के लिए उन्हें एक रोप की जरूरत होती है। और अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो को सेंसर कर देगा। लेकिन जो लॉन्गेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी में होता है वो वैलेंटीना के बॉडी से निकाल लेते हैं। जब वो फोन तक पहुंचते हैं, सिसिलिया एक कॉल करती है, लेकिन उसे कुछ और कहने का मौका नहीं मिलता। उससे पहले अमेंडा उसे पकड़ लेती है। डॉक्टर जॉन से झूठ बोलती है, कहते हुए कि उसने अपने फादर को कॉल करने की कोशिश की थी क्योंकि वो डॉक्टर है और मदद कर सकते हैं। लेकिन जॉन उसके झूठ पर विश्वास नहीं करता और वो डिसाइड करता है कि गेम कंटिन्यू करेगा। जब वो लोग प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, तभी पार्कर आता है जो वही पेशेंट था जिससे जॉन क्लिनिक के दिन मिला था, और अब वो अपने पैसे वापस मांग रहा है क्योंकि उसने फ्रॉड को समझ लिया था। लेकिन क्योंकि पार्कर के पास गन था, अमेंडा पहले उसे पकड़ लेती है और एक चेयर से बांध देती है। पार्कर कहता है कि उसका सिर्फ एक मकसद था, अपने पैसे वापस लेना। लेकिन जॉन उसके सामने एक नया प्रपोजल रखता है। वो चाहता है कि पार्कर उसके गेम्स देखे जिसे वो कॉन्वेंट से रिडेम्पशन के रूप में खेल रहा है, और आखिर में उसे अपने पैसे मिलेंगे। जॉन अमेंडा को कहता है कि अब गैब्रिएला की बारी है, लेकिन क्योंकि वो गैब्रिएला के लिए अफेक्शन महसूस करता है, वो प्लान चेंज करने का फैसला करता है। मटेओ को उसके जगह डाला जाता है। मटेओ को ब्रेन इंटरवेंशन ट्रैप में डाला जाता है, और तभी बिली द डॉल की अपीयरेंस होती है जो सारे जरूरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आता है ताकि मटेओ अपना ऑपरेशन खुद कर सके। मटेओ को अपनी प्रोसीजर को करने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे वैलेंटीना के साथ हुआ था वैसे उसका भी वक्त खिलाफ हो जाता है। ली जो टेस्ट में डाली जाती है वो गैब्रिएला होती है। गैब्रिएला रिकॉर्डर सुनने से मना कर देती है, लेकिन वो चाहे या ना चाहे गेम शुरू हो जाता है और जॉन उसे बताता है कि उसे क्या करना है। गैब्रिएला को एक पैर और एक हाथ से हवा में लटकाया गया होता है और उसके सामने कि वो बच सके। गैब्रिएला ये सब करने में सफल होती है और अब जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी होता है ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन अचानक पार्कर वो गन उठाता है जो जॉन ने छुपा रखी थी और उसे धमकी देता है कि वो उसे सिसिलिया के पास ले जाए। यहीं पर एक बड़ा राज खुलता है। पार्कर भी उन स्कैमर्स में से एक था और उसे कभी कैंसर था ही नहीं। उस कॉल का असली मकसद जो सिसिलिया ने पहले किया था वो उसको बचाने के लिए था। पार्कर और सिसिलिया ने जॉन और अमेंडा को जबरदस्ती चेन्स में डाल दिया। जॉन गैब्रिएला को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बेग करता है क्योंकि उसने गेम जीत लिया था, लेकिन बिना किसी दया के सिसिलिया उसी वक्त गैब्रिएला की जान ले लेती है। सिसिलिया कैमरा के जरिए देखती है कि कार्लोस अपने बॉल के साथ खेल रहा है, तो वो उसके पीछे जाती है ताकि उसे उन ट्रैप्स में डाले जो जॉन ने ओरिजिनली तैयार किए थे। अब पार्कर, सिसिलिया, जॉन और कार्लोस सबको एक ट्रैप में डाल दिया जाता है जिसमें सबको एक सीसो पर रखा गया है और ऊपर से उन पे ब्लड शावर हो रहा होता है। जॉन और कार्लोस दोनों लीवर खींचकर सीसो को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी टर्न लेते हैं, हर बार अपने ऊपर बुरा असर लेते हुए। जब ये गेम चल रहा होता है, पार्कर और सिसिलिया उस रूम में जाते हैं जहां अमेंडा और जॉन पहले गेम्स का सुपरविजन करते थे। वहां उन्हें वो बैग मिलता है जिसमें सिसिलिया ने अपने विक्टिम से चुराए हुए पैसे रखे थे। लेकिन जब पार्कर और सिसिलिया बैग उठाते हैं, एक ट्रिप वायर ट्रिगर हो जाता है जो जॉन और कार्लोस के ट्रैप को रोक देता है। तब जॉन रिवील करता है कि डिएगो ने पार्कर को एक कॉनमैन के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया था। जॉन ने पार्कर के आने का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने और अमेंडा ने प्लान बनाया था कि वो फोन उनके बीच में छोड़ दे ताकि सिसिलिया पार्कर को रेस्क्यू करने के लिए कॉल करे। इस तरह उन्हें पार्कर का पता चल जाता और वो उस गन को ढूंढ लेते हैं जो वो लेके आया था।
जब पार्कर बेहोश था, जॉन ने गन के अंदर से गन पाउडर निकाल दिया था ताकि बुलेट्स बेकार हो जाए। इससे ये साफ हो गया कि पूरी रात का असली टारगेट हमेशा से सिसिलिया और पार्कर ही थे और लास्ट गेम भी एक्चुअली सिसिलिया और पार्कर के लिए ही सेटअप की गई थी। लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई जैसे जॉन ने सोचा था। सिसिलिया और पार्कर को ये समझ में आता है कि जिस रूम में वो हैं वही उनका फाइनल टेस्ट होने वाला है। तभी रूम में एक डेडली देख सकती थी कि जॉन वो पैसे ले रहा है जो सिसिलिया ने चुराए थे और वो पैसे कार्लोस को दे रहा है जिसे वो एक वॉरियर के रूप में बुलाता है। जॉन, अमेंडा और कार्लोस फैसिलिटी से निकल जाते हैं एक ब्राइट सनी मॉर्निंग में जीत के साथ, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।